बजरंगबली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकदम फालतू का बयान, एक ऐसा बयान जो हमें बताता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं क्या हैं। दोस्तों, हमारे देश के डॉक्टर्स की पूरी दुनिया में धाक है। अमेरिका हो, यूके हो, खास तौर पर यूके के लिए तो कहा जाता है कि अगर किसी एक दिन भारतीय मूल के सारे डॉक्टर्स यूके के छुट्टी पर चले जाएं तो वहाँ का जो पूरा मेडिकल सेक्टर है वो तबाह हो जाएगा, बैठ जाएगा। दुनिया भर में भारत के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स की इसीलिए पूछ है क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे जो पुरखे थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारे देश को संभाला, उन्होंने एक फैसला किया। फैसला ये कि सबके अपने धार्मिक विश्वास हो सकते हैं, आस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन देश वैज्ञानिक आधार पर चलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आने वाले भविष्य और वर्तमान के सभी सवालों के जवाब विज्ञान के पास हैं। धर्म हमारी आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन धर्म हमें रोजगार या धर्म के जरिए हम हर सवाल का हल ढूंढे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के लोगों के साथ ये हो गई है कि हर जगह प्रधानमंत्री धर्म को डाल देते हैं जहां जरूरत नहीं भी होती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली को लेकर एक ऐसा ज्ञान दिया है जो सुनकर खास तौर पर जो कट्टर सनातनी हैं, पता नहीं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन एक सच्चे भारतीय के तौर पर और एक ऐसा भारतीय जो भारत की प्रगति और उसके आगे बढ़ने पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में बोल रहे थे। यंग लीडर्स उनके सामने बैठे हुए थे, कैसे 2047 के विकसित भारत को हासिल करना है उसको लेकर वो कितना कुछ बोल सकते थे, बोला भी उन्होंने। लेकिन जानते हैं इस बीच उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने कहा कि हमारे हनुमान जी, हमारे जो बजरंगबली है, वो पूरी दुनिया के गेमिंग की दुनिया में छा सकते हैं और इसके जरिए गेमिंग का जो पूरा सेक्टर है, पूरी दुनिया में जो गेमिंग सेक्टर है, उसमें आप हमारी माइथोलॉजी का भी इस्तेमाल करके भारत की माइथोलॉजी को दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं। मैं तो आप नौजवानों से आग्रह करता हूं, हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किस्से हैं, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है, क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। तो प्रधानमंत्री की बात गलत नहीं है, पीएम जो बात बोल रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, अब किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी? देखिए दोस्तों, गेमिंग तो हर तरह की है। गेमिंग में कभी एक साइड जीतता है, कभी एक साइड हारता है। दोस्तों, ऐसे अगर हमारे रामायण पर या भगवान राम पर या हनुमान जी पर किसी भी तरह की कोई गेम बनती है, कोई ऐप बनती है या कोई भी ऐसा गेम बनता है, तो फिर क्या वो ठीक रहेगा हमारी आस्थाओं से? क्या यही एक तरीका है अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताने का? दोस्तों, दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी का कोई दिन नहीं जाता जब वो धर्म को अपने किसी भी भाषण में उसका जिक्र नहीं करते। अभी 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री गुजरात में 2 दिन उन्होंने बिताए। 2 दिन किसमें? सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में। एक दिन उन्होंने रोड शो किया, फिर शाम को वो लेजर शो देखने बैठ गए, फिर वो त्रिशूल के साथ फोटो वगैरह खिंचाने लगे, फिर अगले दिन फिर से रोड शो किया, एक गाड़ी में खड़े होकर दोनों हाथों से डमरू बजाया। अच्छा, जिस गाड़ी में खड़े थे वहां 4-4 जगह उन्हीं की फोटो लगी हुई थी। फिर वहां 1000 साल पीछे इतिहास का जिक्र करने लगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में ही जर्मनी के चांसलर के साथ पतंग उड़ाई। गुजरात में एक मतलब बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, मकर संक्रांति के मौके पर तो खैर देश भर में पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन गुजरात में काइट फेस्टिवल होता है, उसमें पतंग उड़ाई। दोस्तों, यहाँ देखिए, हनुमान जी, बजरंगबली वाली पतंग उड़ाई जा रही है। अब किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। दोस्तों, बजरंगबली बहुत से सनातनियों की इष्ट देव हो सकते हैं, उनके इष्ट हो सकते हैं। तो क्या अपने इष्ट की ऐसे पतंग उड़ाते हुए देखना मतलब किसी भी सनातनी को अच्छा लगेगा? लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा कुछ भी करते हैं तो उनको सब माफ है। अब मैं इस पूरी बहस को 2 कदम आगे और ले जाना चाहती हूँ। धार्मिक भावनाओं को साइड में कीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री के पास अपने वर्तमान और अपने भविष्य के लीडर्स को उत्साहित करने का यही एक तरीका रह गया है क्या? क्यों ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि भारत सरकार अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग क्षेत्रों में R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपना खर्च बढ़ाए?
दोस्तों मोदी जी के पास धार्मिक भाषण देने के पास तो पूरा वक्त होता है। कभी वो तपस्या करने गुफा में चले जाते हैं, कभी वो कन्याकुमारी चले जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए। लेकिन ज़रा आप देखिए इस देश में जहाँ साइंस और मैथ्स की इतनी पूछ रही है, जहाँ के डॉक्टर्स पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, जहाँ IITians की इतनी पूछ है, वहाँ की सरकार R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्च करती है। ये भारत सरकार ने खुद पार्लियामेंट में दिए सवाल का जवाब दिया है दोस्तों कि भारत जो अपना टोटल GDP है उसका कितना हिस्सा खर्च करती है। ऑल टोटल 0.6% से 0.7%, 0.6%, 6% नहीं है ये, 0.6%, मतलब पूरा 1% भी खर्च नहीं होता है। भारत अपने GDP का टोटल 1% भी पूरा खर्च नहीं कर रही है। हालांकि सरकार का ये आंकड़ा बताता है कि साल दर साल ये बढ़ रहा है, लेकिन भारत जितना बड़ा मुल्क है, आप देखिए हमने पिछले 5 सालों में ऐसी कौन सी अद्भुत चीज विकसित करके पूरी दुनिया के आगे रखी है जो दुनिया को अचंभित कर दे। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी इसलिए नहीं है कि हम इनोवेट कर रहे हैं, हम इसलिए कि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है। यहाँ बिकने को 6 लाख की गाड़ी भी बिक सकती है और 6 करोड़ की गाड़ी भी बिक सकती है। AI के पूरी रेस में अमेरिका और चीन की अलग प्रतिस्पर्धा है, और हमारे जो सरकार है ऑफिशियली मान रही है कि हम 0.6% से 0.7% खर्च कर रहे हैं R&D पर, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। हम रिसर्च करने में, साइंस को समझने में, उसको पढ़ने में, उसको डेवलप करने में कितना कम खर्च कर रहे हैं, जबकि बाकी मुल्कों का अगर मैं आंकड़ा आपके सामने रखूं तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों दुनिया के कुछ मुल्क हैं, उनका आंकड़ा मैं आपके सामने लेकर आई हूं। इजराइल, छोटा सा देश है इजराइल, और ये सरकार तो इजराइल से बहुत इंस्पायर्ड रहती है। जानते हो अपने GDP का कितना खर्च करते हैं R&D पर? 6.3%। कितना बड़ा आंकड़ा है, कितना छोटा सा देश है इजराइल। और देखिए साउथ कोरिया, छोटा सा मुल्क है साउथ कोरिया, छोटा सा, आबादी भी बहुत छोटी सी है, 5% GDP का R&D में खर्च करते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा दोस्तों, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में धाक जमाने वाली कंपनी सैमसंग, जिनके फोन्स, जिनके टीवी, जिस कंपनी की AC आप यूज करते हैं ना, वो साउथ कोरिया की कंपनी है। सोचिए दोस्तों, छोटा सा देश है साउथ कोरिया, और उसने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी सैमसंग, जिसकी पूरी दुनिया में धाक है। दोस्तों एप्पल को पीछे छोड़ दिया है सैमसंग के मोबाइल्स की सेल ने। और देखिए ताइवान 4.0% अपना GDP में खर्च करता है, 4.0%। स्वीडन 3.6%, यूनाइटेड स्टेट्स 3.4%। पूरी दुनिया की सारी इंटेलिजेंस यूनाइटेड स्टेट्स अपने देश में बुला कर रखता है, ना केवल बुलाता है बल्कि R&D में खर्च करता है। जापान 3.4%, इनको हमने पीछे छोड़ा है GDP पे। GDP के आंकड़े में हमने इनको पीछे छोड़ दिया, लेकिन देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आज भी जापान कितना खर्च करता है। बेल्जियम 3.3%, स्विट्जरलैंड 3.3%, ऑस्ट्रेलिया 3.3%, जर्मनी 3.1%। इसके अलावा भी बहुत सारे आंकड़े हैं। हम क्या इनोवेट कर रहे हैं? हमने दुनिया को पिछले 5 सालों में कंजम्पशन के अलावा क्या दिया है? हम कंज्यूम बहुत करते हैं। दुनिया में कोई भी चीज अगर इनोवेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आती है तो भारत की मार्केट में आते ही वो तहलका मचा देगी। चाहे वो ChatGPT हो, चाहे वो चीन का AI हो, चाहे वो किसी भी तरह की कार्स हो, किसी भी तरह की दवाइयाँ हो, मतलब वो भारत की मार्केट में उसका कंजम्पशन खूब बढ़ जाएगा। हम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम इनोवेट क्या कर रहे हैं? खुद भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ वक्त पहले कटाक्ष के तौर पर कहा था ना कि चीन के जो स्टार्टअप्स हैं वो चिप्स बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं? 10 मिनट में घर में आपकी ग्रोसरी डिलीवर कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री का कोई दिन नहीं जाता जब वो अपने किसी भी भाषण में धार्मिक भावनाएं ना लेकर आते हों, धार्मिक कहानियों का जिक्र ना करते हों। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।